बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानदा क्लासेस बाय रविंद्रा में। चलिए मित्रों, लेके चलते हैं। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपकी स्क्रीन पे आप समझ ही चुके होंगे, थंबनेल भी देखा होगा। चलिए बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है, यहाँ से 100% प्रत्येक एग्ज़ाम में 1 से 2, 2 से 3 कुछ प्रश्न बनते हैं और आज तक जितने भी प्रश्न बने हैं और उम्मीद करते हैं भविष्य में जितने भी प्रश्न बनेंगे, एक भी प्रश्न इस सेशन से बाहर नहीं जाएगा, ऐसी आशा करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि भारतीय मृदा किसको कहते हैं? भारतीय मृदा। इस मृदा को हम मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिट्टी। राइट? क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं भारतीय मृदा। भारतीय मृदा की यदि हम बात करें तो भारतीय मृदा की बात करें तो पहले तो बात करते हैं कि मृदा किसे कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार के खनिजों के असंगठित रूप को, किसको? असंगठित रूप को क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। विभिन्न प्रकार के खनिजों के असंगठित रूप को मृदा कहते हैं। चलिए देखते हैं आगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसके माध्यम से इसकी गणना के अनुसार हम अगर बात करते हैं तो चलिए देखते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद होता क्या है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में स्थित है। इसके अनुसार भारतीय मृदा को 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। ये एक तरीके से रिसोर्स एजेंसी हम कह सकते हैं। इसके अनुसार भारतीय मृदा को 8 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी 8 भागों में बांटा गया है? देखिए, बात करते हैं। 8 आपके सामने हैं। चलिए बात करते हैं। पहला है आपका पर्वतीय मृदा, दूसरा आपका मरुस्थलीय मृदा, तीसरा आपका जलोढ़ मृदा और चौथा है आपका काली मृदा, पांचवा है आपका लाल व पीली मृदा और छठवां है आपका लैटेराइट मृदा और सातवां आपका लवणीय या फिर क्षारीय मृदा और आठवां है आपका दलदली मृदा। चलिए बात करते हैं, एक एक पॉइंट की बात करते हैं, समझते हैं किसको क्या कहते हैं और कहाँ से कितने भी किस तरीके से प्रश्न बनेंगे। चलिए देखते हैं, आइए। फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, पर्वतीय मृदा, जिसको हम कहते हैं माउंटेनियस सोल, माउंटेनियस सॉइल। चलिए बात करते हैं पर्वतीय मृदा की। देखिए, भारत में यह मृदा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? देखिए मित्रों, आपके लद्दाख में भी पाई जाती है, आपके जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है तथा उत्तराखंड और सिक्किम में भी पाई जाती है। चलिए इस पर्वतीय मृदा से अभी तक के जितने भी पॉइंट हैं सारे क्लियर करेंगे, 1 बाय 1 क्लियर करेंगे। चलिए देखिए, इसे वनी मृदा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको वनी मृदा भी कहा जाता है। यह अम्लीय प्रकृति की होती है। ये कैसी होती है? ये अम्लीय प्रकृति की होती है। थर्ड पॉइंट हो गया। आगे देखिए, इससे जितने भी पॉइंट बनेंगे, जो भी एग्जाम के व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहे हैं उन्हीं को लिया है, बाकी सबको छोड़ा है। चलिए देखते हैं। इसमें पोटास, चूना, फास्फोरस का अभाव होता है। क्या होता है? इनमें पोटास, चूना और फास्फोरस की कमी होती है। इनमें जीवाश्म की प्रमुखता होती है। भाई साहब, एक एक पॉइंट समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे। इसमें जीवाश्म की प्रमुखता होती है। यह मृदा 2.85 लाख किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है। लगभग इतनी गणना है कि यह मृदा 2.85 लाख किलोमीटर में पाई जाती है। चलिए अगले पॉइंट की बात करें तो इसमें उत्पादन क्या क्या इसमें उत्पादित हो सकता है। इसमें उत्पाद के रूप में नाशपाती हो सकती है, सेब भी उत्पादित किया जाता है, केसर और अलूचा आदि का उत्पादन किया जाता है। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे हैं। चलिए अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट था हमारा मरुस्थलीय मृदा, जिसको बोलते हैं डेजर्टिक सॉइल, डेजर्टिक सॉइल। चलिए समझते हैं अगले पॉइंट को। मरुस्थलीय मृदा से बने सारे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। देखिए, भारत में मरुस्थलीय मृदा राजस्थान, उत्तरी गुजरात में पाई जाती है। बस 2 ही पॉइंट आपको इसमें याद करने हैं, समझने हैं
कि 2 ही जगह पे ये मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। एक अपना उत्तरी उत्तरी गुजरात में पाई जाती है। पानी की कमी के कारण इसे शुष्क मृदा का नाम भी दिया जाता है, या फिर हम इसे शुष्क मृदा भी कह सकते हैं। चलिए देखिए, यह मृदा लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। कितना? 1.42 वर्ग किलोमीटर में ये इसका जो क्षेत्र है वो फैला हुआ है। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। यह मृदा क्षारीय प्रकृति की होती है। कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति की होती है। इस मृदा में फास्फोरस और नाइट्रोजन की क्या पाई जाती है? भाई साहब, कमी पाई जाती है। मित्रों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आप सभी के लिए। और यदि हम बात करें सुपर टेट या फिर यूपी लेखपाल या फिर टेट की बात करें या विभिन्न एग्जामों की भी बात करें, तो यदि आपका मृदा से कोई भी प्रश्न बनता है तो वो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ये मैं दावा करता हूँ। इस मृदा में फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। इसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम के कार्बोनेट और पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कैल्शियम के और मैग्नीशियम के क्या पाए जाते हैं? कार्बोनेट पाए जाते हैं। राइट। चलिए देखते हैं अगले पॉइंट की बात करें तो यह मृदा मोटे अनाजों, जैसे इसमें मोटे अनाज कौन कौन से होते हैं, जैसे ज्वार बाजरा के उत्पादन में ये अत्यंत उपयुक्त होती है। ठीक है, यहाँ पे मुख्य रूप से ज्वार बाजरा आदि का यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? उत्पादन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस मृदा में सरसों का भी उत्पादन हो सकता है। इसमें सरसों का भी उत्पादन किया जाता है। चलिए अगले पॉइंट की बात करें, जलोढ़ मृदा, मतलब कह सकते हैं कि जलोढ़ मिट्टी, इसको बोल सकते हैं हम एल्बियम सॉइल। चलिए देखते हैं, बात करें तो जलोढ़ मृदा की यदि हम बात करें, यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है जो भारत के मैदानी भागों तथा तटीय भागों में पाई जाती है। या तो भारत के जो भी मैदान हैं उनमें पाई जाती है और जो तटीय भाग हैं उनमें भी ये पाई जाती है। चलिए, यह मृदा भारत में पश्चिमी क्षेत्र की बात करें, अगर भारत के पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो ये पंजाब में पाई जाती है, तथा पूर्व की अगर हम बात करें, पूर्व में असम तक और पूर्वी समुद्री तटीय क्षेत्रों में भी पाई जाती है। पश्चिम में पंजाब में पाई जाती है, पूर्व की बात करें तो आसाम तक, और पूर्वी समुद्री तटीय क्षेत्रों में भी क्या करी जाती है? पाई जाती है। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं, समझते हैं। यह मृदा भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मृदा है। क्वेश्चन बनेगा कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा कि जलोढ़ मृदा जो है भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मृदा है। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। पाई जाने वाली मृदा है, इसका क्षेत्रफल लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर है। याद रखेंगे, समझेंगे अगला पॉइंट। नवीन जलोढ़ मिट्टी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहते हैं कि खादर और बांगर किसको कहते हैं? तो नवीन जो जलोढ़ मिट्टी है उसको हम खादर कह सकते हैं, और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बांगर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की बात करें। यह मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है। इसमें गेहूँ, धान, मक्का, तिलहन, दलहन आदि फसलें उगाई जा सकती हैं। कौन कौन सी? गेहूँ उगाया जा सकता है, धान, मक्का, दलहन, तिलहन आदि इसमें उगाया जा सकता है। चलिए एक नोट पॉइंट की बात करते हैं कि दोमट मिट्टी क्या होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि दोमट मिट्टी किसे कहते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका मिट्टी की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे भाई साहब दोमट मिट्टी कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? दोमट मिट्टी कहते हैं। देखिए अगर यहाँ पे हम बात करें कि जब बालू की मात्रा और चीका मिट्टी की मात्रा लगभग कैसी हो जाए, लगभग समान हो जाए, तब इन दोनों का जो मिश्रण होता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम दोमट मृदा कहते हैं। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट, काली मृदा बोल सकते हैं कि इसको ही हम कहते हैं काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल की यदि हम बात करें तो देखिए इस मृदा का निर्माण लावा से हुआ है, इसीलिए इसे लावा मृदा भी कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाएगा कि जो काली मृदा है उसका निर्माण कैसे हुआ है, तो आप बता सकते हैं कि इस मृदा का निर्माण लावा से हुआ है।
लावा से हुआ है, इसलिए इसको कभी कभी हम क्या भी कह सकते हैं, इसका नाम है लावा मृदा भी इसे कहा जा सकता है। चलिए देखते हैं, भारत में यह मृदा गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, उत्तरी पश्चिमी तमिलनाडु में पाई जाती है। इसका भी क्षेत्र विस्तृत है। इसे रेंगुर, चरनोजर, कपासी मृदा आदि नामों से भी जाना जा सकता है। तो इसके अभी तक आपने देखे इसके 4 नाम हो सकते हैं। एक तो पहला आपका इसका हो जाएगा, इसका फर्स्ट जो नेम हो जाएगा वो कौन सा बनेगा, या तो लावा मृदा भी कह सकते हैं, और इसको रेंगुर भी कह सकते हैं, चरनोजन भी कह सकते हैं, और कपासी मृदा भी कह सकते हैं। ये 4-5 नामों से इसको जाना जाता है। चलिए अगले पॉइंट की बात करें तो देखिए आपकी स्क्रीन पे है, उत्तर प्रदेश में काली मृदा को केवाल कहा जाता है। अब प्रश्न बनेगा कि उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा कि उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी केवाल के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ तथा ये भी पूछ सकता है कि केरल में किस नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट बनेगा जाके कि उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो केवाल के नाम से जाना जाता है। परंतु अगर ये पूछेगा कि केरल में किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा केरल में इसको शौली के नाम से जाना जाता है। शौली के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। यह मिट्टी पानी को सर्वाधिक अधिक मात्रा में, बोल सकते हैं कि ये जो मिट्टी होती है ये सर्वाधिक मात्रा में पानी को ग्रहण करती है। काली मिट्टी जो है पानी को अत्यधिक मात्रा में क्या करती है, ग्रहण करती है। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। इससे और भी जितने भी पॉइंट बने सारे ले लिए, और सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, बेहद महत्वपूर्ण हैं एग्जाम की दृष्टि से। इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जा सकता है। कह सकते हैं कि इसको स्वतः जुत जाने वाली मिट्टी के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि इसका कारण है क्योंकि इसमें नमी की समाप्ति होने के बाद इसमें अपने आप स्वतः ही दरारें पड़ने लगती हैं। इसीलिए इसे स्वतः जुत जाने वाली मिट्टी भी कहा जा सकता है। इस मिट्टी का काला रंग, अब क्वेश्चन यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट ये भी बन सकता है कि इस मिट्टी का रंग जो होता है वो काला क्यों होता है, तो आप याद रखेंगे दोस्तों, वो काला इसलिए होता है कि इसमें जो है टिटेनीफेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म, जिसको हम ह्यूमस बोल सकते हैं, की उपस्थिति होती है। इसमें कौन सा क्या पाया जाता है, एक तो आपका टिटेनीफेरस पाया जाता है और मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे इस मिट्टी का जो रंग होता है वो काला हो जाता है। चलिए अगले पॉइंट और काली मिट्टी से अंतिम पॉइंट की बात करें। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ये पॉइंट आपका बनेगा। ये भी पूछ सकता है कि कपास की खेती हेतु कौन सी मिट्टी अधिक उपयोगी रहेगी, तो आपकी काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। अन्य फसलों में भी इसमें क्या क्या उगाया जा सकता है, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि भी उत्पादित किया जाता है। चलिए अगले पॉइंट की बात करें तो अगला हमारा जो पॉइंट है वो है लाल एवं पीली मृदा। चलिए बात करते हैं तो लाल और पीली मृदा के विषय में जानते हैं और सारे एक एक करके इसके पॉइंटों को डिस्कस करते हैं। इस मृदा का निर्माण आर्कियन क्रम की शैली से निरंतर अपक्षय और अपर्दन के कारण हुआ है। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे सारी बातें और बड़े ध्यान से समझ रहे होंगे, सुन रहे होंगे। यह मृदा भारत में अधिकांश प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में पाई जाती है। हमारा जो प्रायद्वीपीय भाग है भारत का, इस क्षेत्र में ये जो मृदा होती है पाई जाती है। इसका क्षेत्रफल लगभग 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर होता है। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है, 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर होता है। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की बात करें तो देखिए, पीली मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, प्रश्न बनेगा तो पीली मिट्टी सर्वाधिक केरल में तथा लाल मिट्टी सर्वाधिक तमिलनाडु में पाई जाती है। भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र आपको पता है, ये वाला जो भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है इस तरीके से हमारा भारत होता है, और ये वाला जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र होता है इसी क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। केरल में आपकी पीली मिट्टी पाई जाती है तथा लाल मिट्टी जो है वो सर्वाधिक तमिलनाडु में पाई जाती है। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे हमारी बातों को।
आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग जो होता है लाल होता है। प्रश्न ये भी बनेगा कि इस मिट्टी का जो रंग होता है वो लाल कैसे होता है, लाल क्यों होता है, ऐसा क्या होता है जिससे लाल होता है? तो इसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, इस वजह से ये लाल होता है। इस मृदा में फास्फोरस नाइट्रोजन की क्या होती है? कमी होती है। फास्फोरस की भी कमी होती है, कह सकते हैं नाइट्रोजन की भी कमी होती है। चलिए, यह मृदा कैसी होती है? यह मृदा अम्लीय भी होती है। अगले पॉइंट की बात करें तो देखते हैं, इसमें लोहा, एल्युमिनियम व चूने का अंश अधिक पाया जाता है। इसकी जो बहुलता होती है लोहे की, एल्युमिनियम की और चूने के अंश की जो इसमें क्या होती है? बहुलता होती है। इसमें मुख्यतः ज्वार, तंबाकू, बाजरा, बलूचा आदि का उत्पादन किया जा सकता है। आपको याद रखना पड़ेगा, प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। एक एक बात हमारी 1-1 लाख रुपए की है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है और बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट ये जो पॉइंट हम निकाल के लाए हैं, बड़ी मेहनत से निकाल के लाए हैं। अगर ये सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपका भला होगा और आपके साथियों का भी भला होगा। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं तो देखते हैं लैटेराइट मृदा आती है। अगला पॉइंट जो बनता है हमारा लैटेराइट मृदा का। तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट इसमें डिस्कस करते हैं। भारत में यह मृदा पश्चिमी घाट क्षेत्र, विशेषता मालाबार तट, कहाँ पे? मालाबार तट एवं उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाई जाती है। चलिए, इसका जो निर्माण है वो उष्ण एवं आर्द्र जलवायु क्षेत्रों से मिलकर होता है। अगला जो पॉइंट है उससे भी समझ लेते हैं। इसमें निश्चालन, जिसको लीचिंग बोल सकते हैं, की क्रिया होती है, जिसके कारण ऊपरी मृदा सतह जो होती है वो लोहांश की अधिकता हो जाती है। उसमें क्या हो जाता है? लोहांश की अधिकता हो जाती है। इस कारण यह मृदा अनउर्वर हो जाती है। कैसी हो जाती है? अनउर्वर कह सकते हैं या इनफर्टिलाइज बोल सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट की यदि हम बात करें, इसमें लोहा एवं सिलिका की बहुलता होती है। इसमें लोहा की भी और सिलिका की भी बहुलता होती है। और क्या होता है ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसे मखरैला मृदा के नाम से भी जाना जा सकता है। प्रश्न ये पूछा जाएगा कि मखरैला मृदा के नाम से जानी जाती है और 4 ऑप्शन आपके दिए जाएंगे और आपको उसमें पहचानना है कि कौन सा होता है। तो आप इसे समझ लें कि इसे मखरैला मृदा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले पॉइंट की यदि हम बात करें, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इस मृदा का रंग ईंट के समान लाल होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कि इस मृदा का जो रंग होता है वो ईंट के समान लाल होता है। वो क्यों होता है? तो हमने पहले ही बताया आपको, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका जो रंग होता है वो ईंट के समान कैसा होता है? लाल होता है। यह मृदा भारत में लगभग 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है। कितना? 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है। चलिए अगले पॉइंट्स की बात करते हैं। इस मिट्टी में चूना, नाइट्रोजन, पोटास एवं ह्यूमस की कमी होती है। किसकी कमी होती है? चूना की, नाइट्रोजन की, पोटास की एवं ह्यूमस की कमी होती है। अगले पॉइंट की बात करें, सूख जाने पर यह मिट्टी ईंट की तरह कठोर तथा गीली होने पर लिपलिपी हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बनता है यहाँ से कि सूख जाने पर यह मिट्टी कैसी हो जाती है? कठोर हो जाती है, तथा जैसे ये गीली होती है वैसे ये मिट्टी कैसी हो जाती है? लिपलिपी हो जाती है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। चूने की कमी के कारण यह मृदा अम्लीय होती है। चूने की जो कमी होती है इसलिए ये अम्लीय होती है और अम्लीय होने के कारण इसमें चाय की खेती जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है, किंतु लोहे की अधिकता के कारण यह अनुर्वर होती जा रही है। इसमें लोहे की जो अधिकता पाई जाती है इस वजह से ये इनफर्टिलाइज होती चली जा रही है। चलिए अगले पॉइंट की यदि हम बात करें, आइए देखते हैं। लवणीय मृदा या फिर हम कह सकते हैं कि क्षारीय मृदा, एल्कलिन सॉइल किसे कहते हैं समझते हैं। सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे आपके साथ। बांगर भूमि पर अत्यधिक सिंचाई की जाती है तब मृदा की ऊपरी सतह पर नमक की पतली सफ़ेद चादर दिखाई पड़ती है। इसे रेह या कल्लर कहते हैं। जब ज़्यादा मात्रा में सिंचाई की जाती है, जब ज़्यादा मात्रा में क्या की जाती है? जब ज़्यादा मात्रा में सिंचाई की जाती है तो क्या होता है कि इसकी जो ऊपरी सतह होती है उसमें क्या होता है कि सफ़ेद एक चादर टाइप की बन जाती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे रेह कहते हैं। जिसे को क्या कहते हैं? रेह कहते हैं। जिसको हम दोस्तों क्या कहते हैं? रेह कहते हैं।
या फिर कल्लर भी कह सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट की बात करें। रेह या कल्लर को ऊसर बंजर भूमि भी कहा जा सकता है। आपने देखा होगा कि आप भी कहीं भी आपने देखा होगा जहाँ पे भी ऊसर वाली जो ज़मीन होती है उसमें थोड़ा सा भुरभुरा टाइप का ऊपर जो भी होती है एक सफ़ेद सफ़ेद सी ऐसी लेयर बन जाती है और उस लेयर को ही हम कल्लर या फिर रेह कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इसे कैल्शियम व मैग्नीशियम के कार्बोनेट व सल्फेट पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, सॉरी इसमें होगा यहाँ पे, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट व सल्फेट पाए जाते हैं। चलिए, यह मिट्टी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, पश्चिमी मध्य उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। तो उम्मीद करते हैं आपने इसको समझ लिया होगा कहाँ कहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है। आइए अगले पॉइंट की बात करें तो देखें, इसको उपजाऊ बनाने हो तो इसमें जिप्सम मिला के उसे खेती योग्य बनाया जाता है। किया जाता है कि इसमें जिप्सम मिला दिया जाता है और कुछ दिनों के लिए इसको छोड़ दिया जाता है और फिर कुछ दिन में ये खेती के योग्य बन जाती है। तटीय क्षेत्र में इस मृदा में नारियल के पेड़ बहुतायत में मिलते हैं। ये भी पॉइंट बन रहा था, हमने एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा दोस्तों। जो भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट हमें लगा हमने सारा ले लिया और यहाँ से ऐसा नहीं कि मैंने अपने मन से लिया है, इससे प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। मैंने बहुत सारे पॉइंट आपके साथ डिस्कस करे हैं। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये मे बी लास्ट पॉइंट होगा। इसमें आता है अंतिम पॉइंट, दलदली मृदा जिसको कहते हैं पेटी सॉइल। देखिए, यह मृदा नम क्षेत्र डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें जैविक पादपों के साथ साथ नमक की खुली मात्रा होती है। क्या होती है इसमें, नमक की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है और ये डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये मेरा सेशन पसंद आया होगा, इसको मिस ना करें और यदि अच्छा लगा हो, हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को शेयर करें ताकि उनको भी सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। और इसके जस्ट बाद मैं आपको इनसे जुड़े हुए सारे प्रश्नों को डिस्कस करूंगा और सारे प्रश्न आपके साथ लाएंगे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और बेहद इंपॉर्टेंट आगामी परीक्षाओं में वे प्रश्न बनेंगे। चलिए अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।